वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में हम स्टडी करेंगे डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम सिग्नल्स यूजिंग बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक आप डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम सिग्नल यूजिंग बैलेंस स्लोप डिटेक्टर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप बेसिकली डीमॉड्यूलेशन समझ पाएंगे एफएम सिग्नल का कैसे किया जाता है। बेसिकली जो आपने डायरेक्ट मेथड के थ्रू मॉड्यूलेशन स्टडी किया था उसी का जस्ट रिवर्स आप यहां पर सीखेंगे डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम सिग्नल यूजिंग बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करूं इस टॉपिक से मेनली आप थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम मेनली आप लॉन्ग टाइप की एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन शॉर्ट टाइप की भी और ऑब्जेक्टिव टाइप की भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मेन प्रॉब्लम की बात करूं तो थ्योरिकल एंड लॉन्ग टाइप की प्रॉब्लम। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारे लिए। नाउ अगर इस टॉपिक की मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करूं या अगर इस टॉपिक के आगे आने वाले टॉपिक्स में इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जैसे मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं जब से हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या एफएम प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डीमॉड्यूलेशन भी प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मॉड्यूलेशन टेक्निक इनकम्प्लीट है विदाउट डीमॉड्यूलेशन टेक्निक। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और जब हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसके बाद जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उनके कंसेप्ट भी हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ये टॉपिक ओवरऑल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं बैलेंस स्लोप डिटेक्टर एफएम डीमॉड्यूलेशन टेक्निक। ये जो डीमॉड्यूलेशन टेक्निक हमारी होती है ये काफी डिपेंड करती है आपकी डायरेक्ट मेथड पर। डायरेक्ट मेथड जो हमने यूज किया था जनरेशन ऑफ एफएम के लिए, उसी का एग्जैक्टली हमें रिवर्स करना है यहां पर। तो किस तरीके से हम यहां पर रिवर्स करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहां पर आपके लिए ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा, फिर उन ब्लॉक्स को हम डिटेल में सीखेंगे, हर एक ब्लॉक को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से यहां पर डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म होता है। तो आप देखिए, यहां पर हम बेसिकली इनपुट लेते हैं हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल एफएम सिग्नल, और ये जो इनपुट आपका होता है ये आपका सबसे पहले जाता है ट्यून्ड सर्किट में। बेसिकली यहां पर आप दो ट्यून्ड सर्किट यूज करते हैं, ट्यून्ड सर्किट 1 और नीचे भी आप एक और ट्यून्ड सर्किट यूज करेंगे, ट्यून्ड सर्किट 2। ट्यून्ड सर्किट क्या होता है इसे मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ट्यून्ड सर्किट की यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं FR1 और FR2, ठीक है। इसकी मीनिंग भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड जो नेक्स्ट ब्लॉक्स हमारे होते हैं वो होते हैं आपके एनवेलप डिटेक्टर के। एनवेलप डिटेक्टर ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं एएम डीमॉड्यूलेशन में, तो सेम कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप यहां पर दो एनवेलप डिटेक्टर भी यूज करेंगे एंड इसके बाद आप दोनों ब्लॉक्स के दोनों एनवेलप डिटेक्टर के आउटपुट को सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होगा, तो प्लस माइनस, ठीक है, और फाइनली आपको आउटपुट मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बोला था कि जो इनपुट होगा आपका वो आपका एफएम सिग्नल होगा, तो जैसा मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट मेथड का आपको रिवर्स करना होगा यहां पर। तो डायरेक्ट मेथड का रिवर्स करना है अगर, तो आपको याद होगा डायरेक्ट मेथड में जो हमने स्टडी किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो डायरेक्ट मेथड में आपका जो आउटपुट आता था उसमें आप फ्रीक्वेंसी वेरिएशन प्रोड्यूस करते थे, हमने फिगर भी ड्रॉ किया था। तो जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव होती है वहां पर फ्रीक्वेंसी एफआई इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एफसी होती है, और जब आपका एमटी 0 होता है तो इक्वल टू एफसी होती है, और एफआई लेस देन एफसी होती है। तो जो आपका एफएम सिग्नल होता है उसकी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस की। तो जो हमने डायरेक्ट मेथड स्टडी किया है, मैं आपको एक बार रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार डायरेक्ट मेथड को पढ़ लीजिए, ठीक है, अपने नोट्स में पढ़ लीजिए अच्छे से डायरेक्ट मेथड को। डायरेक्ट मेथड का जो हमने लास्ट में फिगर बनाया हुआ है उस फिगर को एक बार अच्छे से देख लीजिए। हमने उस फिगर में एमटी बनाया था, फिर हमने दिखाया था कि एमटी की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कैसे एफआई मैक्सिमम चला जाता है। जब एमटी 0 होता है तो एफआई एफसी के इक्वल होता है, जब एमटी आपका नेगेटिव जाता है तो एफआई मिनिमम तक चला जाता है।
तो जो हमने स्टडी किया है डायरेक्ट मेथड में, उसी के आउटपुट को हमें यहां पर इनपुट देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो इनपुट है आपकी, वो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक हो सकता है एफ आई इक्वल टू एफ सी, एक हो सकता है एफ आई ग्रेटर देन एफ सी, और एक हो सकता है एफ आई लेस देन एफ सी। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज के लिए हमें आउटपुट मेजर करना है। आपको याद भी होना चाहिए, एफ आई ग्रेटर देन एफ सी के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल एम्प्टी मिलनी चाहिए, मतलब एम्प्टी पॉजिटिव मिलना चाहिए। एफ आई लेस देन एफ सी के लिए एम्प्टी क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव। आपने डायरेक्ट मेथड में फिगर बना रखा है। और एफ आई इक्वल टू एफ सी के लिए एम्प्टी क्या मिलना चाहिए, 0। तो आउटपुट में आपको ये एम्प्टी की वैल्यूज मिलनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुली डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो देखिए, इसका हम एनालिसिस चालू करेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि ये जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें ट्यून्ड सर्किट जो है वो आपके लिए बिल्कुल न्यू है। इसके अलावा इनपुट आप स्टडी कर चुके हैं डायरेक्ट मेथड में, एनवेलप डिटेक्टर आप स्टडी कर चुके हैं एएमडी मॉड्यूलेशन में। तो ट्यून्ड सर्किट क्या है, सबसे पहले हम इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्यून्ड सर्किट जो आपका होता है, ये काइंड ऑफ एल और सी का, ठीक है ना, इट्स अ सर्किट विच कंटेन्स एल एंड सी, एंड ये प्रोड्यूस करता है रेजोनेंस। तो ट्यून्ड सर्किट, ठीक है, और ये क्या क्या कंटेन करता है, जैसा मैंने आपको बोला, इट कंटेन्स एल एंड सी, मीन्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सिर्फ इस डेफिनेशन से आपको क्लियर नहीं हो पाएगा ट्यून सर्किट क्या होता है और हमारा यहां पर क्या काम है ट्यून सर्किट का, जब तक मैं आपको एक ग्राफ बना के ना दिखाऊं। तो हम लोग यहां पर एक ग्राफ बनाएंगे ट्यून सर्किट का। जैसे मैंने बोला, ट्यून सर्किट प्रोड्यूसेस रेजोनेंस। ठीक है, अब ये रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस पर होता क्या है, ये सारी चीजें आप ग्राफ पर देखेंगे अभी। तो आप देखिए, मैं यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। तो ये होता है आपका एक्सिस एम्पलीट्यूड का, और इसे आप गेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस होता है आपका, वो होता है फ्रीक्वेंसी का। तो यहां पर हमने 2 ट्यून सर्किट लिए हुए हैं। ठीक है, FR1 FR2 उनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो FR1 FR2 हमने नाम दिया हुआ है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सो आप देखिए, ये फर्स्ट ट्यून सर्किट के लिए हमने ग्राफ बनाया। मैं अभी इंडिविजुअली भी दोनों को एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। तो यहां पर ये जो ग्राफ्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर मैं एक अज्यूमशन ले लेता हूं। अज्यूमशन हमें लेना पड़ेगा क्योंकि FR1 FR2 दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि FR1 इज ग्रेटर देन FR2। क्लियर? ये अज्यूमशन मैं लेकर चलूंगा स्टार्ट से। तो देखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो FR है आपकी, मैंने क्या बोला, ट्यून सर्किट प्रोड्यूसेस रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस पे होता क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें भी हमें क्लियर करनी है। ऑल दो जो डायग्राम हमें चाहिए वो हमने बना लिया है। हमें अपने डीमॉड्यूलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम चाहिए था, लेकिन हमें क्लियरिटी भी होनी चाहिए। ये नेटवर्क थ्योरी का एक टॉपिक है रेजोनेंस, ठीक है, लेकिन जितना हमें यहां पर जरूरत है, जितने हमें यहां पर नीड होगी, वो सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देखिए, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, ये कहलाती है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो गया आपका FR2, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, FR1 इज ग्रेटर देन FR2। तो यहां पर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन कर देते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, FR स्टैंडर्ड नोटेशन होता है जनरली। तो ये क्या होती है, इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑकर्स। ठीक है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको मिलता है। वी गेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम गेन। आप चाहें तो एम्पलीट्यूड को यहां गेन भी लिख सकते हैं, जैसा हमने ग्राफ में भी लिखा हुआ है। तो वो होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस पे क्या होता है, आपको मैक्सिमम मिलता है, मैक्सिमा प्रोड्यूस होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो देखो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बेसिकली क्या शो कर रहा है, अगर आप इंडिविजुअली भी देखो, सिर्फ आप सेकेंड वाले ग्राफ को देखो, चलो FR1 वाले को, जिसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है FR1। ठीक है,
तो ये अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो ग्राफ पहले डिक्रीजिंग है, आप सेकंड ग्राफ पे ध्यान रखना, ये वाला सेकंड ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ जो है आपका पहले डिक्रीजिंग है, फिर ये मैक्सिमा को टच कर रहा है, किस पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, फिर वापस से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रेजोनेंस कर्व होते हैं आपके, ये इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। ये पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो रहते हैं एम्पलीट्यूड इनके, फिर वो इंक्रीज होते 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 मैक्सिमा को टच करते हैं, फिर वापस से जीरो हो जाते हैं। तो यहां पर जो आपके ग्राफ है उसका यूज क्या है, यहां पर जो आपने बनाया हुआ है, बेसिकली अब हम बात करते हैं कि हमारे डीमॉड्यूलेशन में इसका यूज क्या है। तो देखिए करते हैं क्या है हम, देखिए जो हमारा यहां पर इनपुट है ट्यून सर्किट का, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्यून सर्किट के हमारे इनपुट है फ्रीक्वेंसी, एफ आई इक्वल टू एफ सी हो सकता है, एफ आई ग्रेटर देन एफ सी हो सकता है, एफ आई लेस देन एफ सी हो सकता है। तो इस फ्रीक्वेंसी को आप कन्वर्ट करते हैं यहां पर एम्पलीट्यूड में। देखिए आपका जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी वाला एक्सिस है, वाई एक्सिस है एम्पलीट्यूड या गेन वाला। तो आप क्या करते हैं, जो आपको इनपुट में फ्रीक्वेंसी मिलती है तो एक्स एक्सिस में उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के रेस्पेक्ट में आप वाई एक्सिस में एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं। तो बेसिकली अगर ट्यून सर्किट का हम यहां पर यूज बोलें अपने डीमॉड्यूलेटर में, तो ट्यून सर्किट का आपका क्या यूज है, ट्यून सर्किट का आपका यूज है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन टू एम्पलीट्यूड वेरिएशन। क्लियर, मतलब जो ट्यून सर्किट है आपका वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को एम्पलीट्यूड वेरिएशन में कन्वर्ट करता है। क्लियर, सो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से आपको एम्पलीट्यूड वेरिएशन मिलेगा इन ग्राफ्स को देखकर। तो उसके लिए अब देखिए हमारे जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो तो एफ आई ग्रेटर देन एफ सी या एफ आई लेस देन एफ सी है या एफ आई इक्वल टू एफ सी है। तो हमें सबसे पहले यहां पर ये सारी चीजें शो करनी होंगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो कटिंग पॉइंट है, ये कटिंग पॉइंट है, ये शो करता है आपका एफ सी को, जहां पर दोनों के दोनों ट्यून्ड सर्किट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके इंटरसेक्ट करते हैं, वो शो करता है आपका एफसी को। इसे मैं बाद में प्रूफ भी करूंगा, ठीक है ना। हमने ले तो लिया है, पर ये हमने क्यों लिया और कैसे लिया, इसके लिए हमें रिवर्स प्रोसेस यूज करना होगा, मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये एफसी को शो करता है। इसके बाद आपको पता है कि जो एफ आई ग्रेटर देन एफ सी है वो एफ सी से बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो आपका यहां पर कहीं ले सकते हैं आप, इसे आप क्या बोल सकते हैं, एफ आई मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि एफ आई ग्रेटर देन एफ सी पर ही आपको एफ आई मैक्सिमम मिलेगा। और एफ आई लेस देन एफ सी मीन्स जब एफ आई छोटा होगा एफ सी से तभी आपको एफ आई मिनिमम मिलेगा। तो एफ आई लेस देन एफ सी आपको एफ सी के लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो यहां कहीं मान लीजिए आपको मिल रहा है एफ आई मिनिमम, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हमने शो कर दी हैं, अब इनका यूज करके हम फ्रीक्वेंसीज को देखते हुए उनके रेस्पेक्ट में हम एम्पलीट्यूड्स कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, सो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने एफसी ये कैसे जाना कि इंटरसेक्शन पॉइंट ही होगा, क्योंकि देखिए अगर एक बार आप एफसी निकाल लेंगे तो एफसी से बड़ा एफ आई मैक्सिमम, एफसी से छोटा एफ आई मिनिमम, ये तो आप स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हैं जब से आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टार्ट किया है। तो एफसी कैसे पता चला, तो इसके लिए देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूं। देखिए आपको पता है कि जब आप एफ आई इक्वल टू एफ सी देंगे, ठीक है, तो आपका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि आउटपुट में क्या एक्सपेक्टेड है, एम्प्टी एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप डायरेक्ट मेथड को फिर से ओपन करके देखें अपने नोट्स में, तो डायरेक्ट मेथड में आपने देखा था कि जहां एम्प्टी जीरो था वहां पर आपको एफ आई किसके इक्वल मिला था, एफ सी के। तो आउटपुट आपको क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। जब एफ आई किसके इक्वल देंगे आप, एफ सी के, आउटपुट जीरो कम मिलेगा। देखिए ये आपको शो नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है ना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ना तो इसे आपको लिखना है, ठीक है, ये आपके समझने के लिए, क्योंकि हमने कटिंग पॉइंट को एफसी क्यों लिया ये पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देखिए, आप रिवर्स चलिए, तो आउटपुट आपको जीरो मिलना चाहिए एफ आई इक्वल टू एफ सी के रेस्पेक्ट में। तो आउटपुट कब जीरो मिलेगा, अब हम एक काम करते हैं, हम यहां पर दोनों ट्यून सर्किट के आउटपुट शो कर देते हैं V1 V2
और दोनों एनवेलप डिटेक्टर के आउटपुट V3 और V4। तो आउटपुट आपको कब जीरो मिलेगा? जब V3 और V4 इक्वल होंगे, तभी तो V3 माइनस V4 क्या हो जाएगा? जीरो। V3 और V4 कब इक्वल होंगे? देखिए, आप एनवेलप डिटेक्टर ऊपर नीचे दोनों जगह यूज कर रहे हैं, तो V3 और V4 कब इक्वल होंगे? जब V1 और V2 इक्वल होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब V1 को एनवेलप डिटेक्टर से पास किया V3 मिला, V2 को जब एनवेलप डिटेक्टर से पास किया V4 मिला, तो V3 इक्वल टू V4 तभी पॉसिबल है जब V1 इक्वल टू V2 हो। अब V1 इक्वल टू V2 मतलब दोनों एम्पलीट्यूड जो है ट्यून सर्किट के, दोनों ट्यून सर्किट के एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए, तभी तो V1 इक्वल टू V2 है ना। V1 V2 क्या शो कर रहा है? ट्यून सर्किट का काम क्या लिखा है हम लोगों ने? ट्यून सर्किट का हमने काम लिखा है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन टू एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो V1 V2 यहां पर आपके इक्वल कब होंगे? जब आप ग्राफ को देखिए, देखिए मैंने क्या बोला, आप फ्रीक्वेंसी को देखेंगे और फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में आप यहां पर एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। तो जब आपका एफसी कटिंग पॉइंट होगा, कटिंग पॉइंट पे जब आपको फ्रीक्वेंसी एफसी मिलेगी, तभी तो देखिए एक ही एम्पलीट्यूड होगा। तो एफसी पर, एफसी वो फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर एम्पलीट्यूड ये आपको मिलेगा, देखिए, ठीक है। तो एक ही एम्पलीट्यूड मिलेगा, मींस एफसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून सर्किट 1 का भी एम्पलीट्यूड देख लीजिए आप, एक ही है, ट्यून सर्किट 2 का भी एम्पलीट्यूड एक ही है, तभी आपको कटिंग पॉइंट पर क्या लेना चाहिए? एफसी फ्रीक्वेंसी लेनी चाहिए, तभी तो आपको एमटी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्लियर हो गया अच्छे से? तो यहां पर आपका जो एनवेलप डिटेक्टर है उसका रोल क्या होता है, ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं एनवेलप डिटेक्टर को एएम डीमॉड्यूलेशन में। मैं आपको फिर से यहां पर रिवाइज कराता हूं। तो जो आपका एनवेलप डिटेक्टर होता है, देखिए हम लोगों ने एएम डीमॉड्यूलेशन के लिए स्टडी किया था एनवेलप डिटेक्शन। एएम डीमॉड्यूलेशन में जो आपका इनपुट होता था वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म होती थी और आउटपुट क्या होता था? मैसेज सिग्नल। तो बेसिकली आप एएम डीमॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरिएशन को डीमॉड्यूलेट करते थे, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड वेरिएशन मींस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में वेरी क्या होता था? कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो देखिए इसी कारण आपने ट्यून सर्किट का यूज किया। ट्यून सर्किट के थ्रू सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को एम्पलीट्यूड वेरिएशन में कन्वर्ट किया। बेसिकली अगर आप इसे ब्रैकेट में लिखना चाहें तो सबसे पहले आपने एफएम को एएम में कन्वर्ट किया। फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मींस एफएम, एम्पलीट्यूड वेरिएशन मींस एएम। तो जो एनवेलप डिटेक्टर है वो क्या है? बेसिकली एएम डीमॉड्यूलेटर है। तो आपने सबसे पहले एफएम को एएम में कन्वर्ट कर दिया। अब जो एनवेलप डिटेक्टर आप पढ़ चुके हो, आपको दोबारा यहां एक्सप्लेन नहीं करना है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, उसके थ्रू आपको एएम डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो एनवेलप डिटेक्टर आपका सिंपल सा एएम डीमॉड्यूलेटर है, आपको ये माइंड में रखना है। एनवेलप डिटेक्टर के लिए आपको जो इनपुट चाहिए था वो क्या चाहिए था? एम्पलीट्यूड वेरिएशन। इसलिए आपने क्या किया? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को एम्पलीट्यूड वेरिएशन में कन्वर्ट किया। तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन टू एम्पलीट्यूड वेरिएशन मींस एफएम टू एएम। क्लियर हो गया? बिल्कुल हमने सिंपल वे में इसे समझ लिया है कि ट्यून सर्किट का काम क्या है। ट्यून सर्किट का काम है एफएम सिग्नल को एएम सिग्नल में कन्वर्ट करना, दैट्स इट। क्लियर? नाउ अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, हम यहां पर डिफरेंट अब केसेस लेंगे। ऑल दो केस 1 हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन अब हम लिख भी लेते हैं। तो देखिए केस नंबर 1, जब आपका एफ आई इक्वल टू एफ सी होगा, ठीक है। तो यहां पर फिगर में आप देख सकते हैं एफ आई इक्वल टू एफ सी पर आपका ट्यून सर्किट 1 और ट्यून सर्किट 2 दोनों का गेन, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। तो अगर आप ब्लॉक डायग्राम में जाएंगे तो V1 और V2 दोनों क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। V1 इक्वल टू V2। आप चाहे तो यहां पर नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहां पर मैं इसका गेन का नाम दे देता हूं AC, ठीक है। तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू क्या आ गया? AC। और आपको पता है कि जब एम्पलीट्यूड वेरिएशंस, दैट मींस एनवेलप डिटेक्टर में जब आप एएम सिग्नल देंगे और दोनों एएम सिग्नल सेम है तो दोनों एनवेलप डिटेक्टर के आउटपुट भी क्या होंगे? आपके सेम होंगे। दैट मींस जब V1 V2 सेम है तो
आपके जो V3 और V4 है वो भी क्या होंगे, आपके सेम होंगे। और जब आपका V3 और V4 सेम होगा तो आपका आउटपुट है क्या, आपका आउटपुट है V3 माइनस V4, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0। वही तो एक्सपेक्टेड था, और यही सोचकर तो हमने FC लिया था वहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे, क्योंकि आपको पता है Fi इक्वल टू FC पर आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम यहां पर देखेंगे Fi इज ग्रेटर देन FC। तो जब आप Fi को ग्रेटर देन FC लेंगे, मींस Fi मैक्सिमम वाला केस, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं Fi मैक्सिमम। तो देखिए इस केस में क्या होगा। देखिए जब आप Fi ग्रेटर देन FC लेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है Fi मैक्सिमम, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने जो FR1 वाला ट्यून सर्किट लिया है, ठीक है ना, राइट साइड वाले को मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, फर्स्ट ट्यून सर्किट, और लेफ्ट साइड FR2 वाले को सेकंड ट्यून सर्किट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट ट्यून सर्किट है FR1 वाला, उसका यहां पर जो गेन है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड ट्यून सर्किट। आप देख लीजिए जो सेकंड ट्यून सर्किट का गेन होगा आपका वो ये हो जाएगा यहां पर। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो जो आपका फर्स्ट ट्यून सर्किट है उसमें जो आपको गेन मिल रहा है Fi मैक्सिमम पर वो कहीं ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू सेकंड ट्यून सर्किट। मैं यहां पर ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं, देखिए इससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जो Fi मैक्सिमम पर जो सेकंड ट्यून सर्किट है, आप देख सकते हैं सेकंड ट्यून सर्किट FR2 वाला, उसका जो गेन मिल रहा है आपको वो कुछ इतना मिलेगा आपको, ठीक है, ये दिख गया होगा आपको, ये गेन मिल रहा है। इसे आप जो नाम देना चाहे आप दे दीजिए, ठीक है। तो यहां पर मैं नाम दे देता हूं A1, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो जो आपका ऊपर वाला ट्यून सर्किट है, ठीक है, ऊपर वाला ट्यून सर्किट मींस जो आपका फर्स्ट वाला ट्यून सर्किट है जिसमें गेन ज्यादा आपको मिलने वाला है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो गेन आपको मिल रहा है, गेन कितना मिलेगा देखिए, ये Fi मैक्सिमम पे आपको गेन मिलेगा। अगर आप इसे ड्रॉ कर दें यहां पर तो आप देख सकते हैं गेन कितना ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप सिंप्लिसिटी बनाए रखना चाहते हैं तो जो 1 वाला गेन मिल रहा है उसे 1 दे दीजिए और जो 2 वाला गेन मिल रहा है उसे 2 बोल दीजिए। तो मैं नीचे वाले को A2 बोल देता हूं और यहां पर A1 बोल देता हूं। तो अगर आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट ट्यून सर्किट है FR1 वाला, Fi मैक्सिमम पे उस पे गेन कहीं ज्यादा मिल रहा है, जबकि जो आपका सेकेंड ट्यून सर्किट है, ठीक है, FR2 वाला, उस पे गेन आपका कहीं कम मिल रहा है। इसका मतलब जो आपका A1 है वो बहुत ज्यादा बड़ा है A2 से। क्लियर हो गया अच्छे से। तो अगर आपका A1 बहुत ज्यादा बड़ा है A2 से, दैट मीन्स V1 बहुत ज्यादा बड़ा है V2 से, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम में आपने ट्यून सर्किट के एम्पलीट्यूड को क्या नाम दिया हुआ है, FR1 वाले को V1 और ट्यून सर्किट 2 वाले को क्या नाम दिया आपने, V2, ठीक है ना। वही A1 A2 है, मींस ट्यून सर्किट कर क्या रहा है आपका, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन टू एम्पलीट्यूड वेरिएशन। क्लियर अच्छे से। तो अगर V1 बहुत बड़ा है V2 से तो V3 भी बहुत बड़ा होगा V4 से, दैट मींस आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव। तो V3 इज ग्रेटर देन V4 और यहां पर जो आउटपुट होता है हमारा V3 माइनस V4, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। और वही तो आपको चाहिए था कि जब आप Fi ग्रेटर देन FC लें तो एम्प्टी की कौन सी साइकिल हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल हो। तो आपने प्रूफ कर दिया कि जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव है। नाउ केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या होता है हमारा, जब Fi लेस देन FC हो, इसे आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं Fi मिनिमम वाला केस। तो Fi मिनिमम वाला केस क्या है देखिए आप यहां पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे Fi मिनिमम वाले केस को, Fi मिनिमम वाली फ्रीक्वेंसी को अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो आप देखिए Fi मिनिमम वाली जो फ्रीक्वेंसी है उस पे
जो आपका फर्स्ट ट्यून सर्किट है FR1 वाला, उसे अगर आप देखेंगे तो उस पे वैल्यू काफी लेस मिल रही है, जबकि जो आपका सेकेंड ट्यून सर्किट है FR2 वाला, उस पे आप देखिए आपको गेन काफी ज्यादा मिलेगा यहां पर। ठीक है ना, जब आप गेन ऐसे मैच करेंगे तो आपको यहां पर फर्स्ट ट्यून सर्किट का गेन काफी लेस मिल रहा है, और जो सेकेंड ट्यून सर्किट जो आपने लेफ्ट साइड बनाया हुआ है उसमें गेन आपको काफी ज्यादा मिल रहा है। दैट मीन्स जो V2 होगा वो बहुत बड़ा होगा V1 से। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं कि V2 इज ग्रेटर देन V1, और यहां पर क्या लिख सकते हैं V3 इज लेस देन V4। दैट मीन्स V4 आपका बड़ा हो जाएगा V3 से। तो जब V4 बड़ा होगा, क्योंकि देखिए आउटपुट क्या होता है आपका V3 माइनस V4, अगर V3 लेस है V4 से तो आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और आउटपुट अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब जो एमटी आपको मिल रहा है वो नेगेटिव हाफ साइकिल है, और वही तो आपको प्रूव करना था कि Fi लेस देन Fc के लिए एमटी क्या होना चाहिए, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो देखिए ये आपने तीनों केस के थ्रू यहां पर डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म किया है। तो बेसिकली अगर मैं इस डीमॉड्यूलेशन को फिर से ब्रीफ में बोलूं तो ये डीमॉड्यूलेशन है क्या, ये डीमॉड्यूलेशन है आपका फ्रीक्वेंसी वेरिएशन टू एम्पलीट्यूड वेरिएशन प्लस एएम डीमॉड्यूलेशन। मेनली आपको ये दो स्टेप यहां पर परफॉर्म करने थे। ठीक है, अगर आप ये दो स्टेप परफॉर्म करेंगे तो आप इंडिविजुअल केसेस के लिए दैट इज Fi इक्वल टू Fc, Fi ग्रेटर देन Fc एंड Fi लेस देन Fc के लिए बड़े आराम से डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपने ये जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है, डिस्क्राइब द डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम सिग्नल्स यूजिंग बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, ये अचीव कर लिया होगा और ये पूरा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।